दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिंपल बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 की। अगर आप कल का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको थोड़ा सा पहले देख लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ों को जो बता चुके हैं, यहाँ पर उसी चीज़ का थोड़ा प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोगों का सिंपल एकदम आसान प्रश्न है, बस प्रश्न को थोड़ा सा समझना है। जैसे देखिए है क्या कि fx इक्वल टू, अब ये देखिए ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन का, ये एक प्रकार से डिनोटेड करने का तरीका है। ठीक है, जैसे हम अगर कहीं भी इस तरह से लिखा रहता है तो ये जो है महत्तम पूर्णांक फलन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपल ये बोला कि द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के आसांतत्य, ठीक है, के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां महत्तम पूर्णांक फलन उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम, या यहाँ पर चूंकि पढ़ने का तरीका है तो इसको बड़ा ब्रैकेट बोल सकते हैं। यहाँ बड़ा ब्रैकेट में x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, x से कम या उसके बराबर है। देखिए इन चीज़ों को हमको समझना है, उसके लिए हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं ग्राफिकल की मदद से। अभी जब ग्राफ बना देंगे आप लोग खुद कहेंगे अब ये बहुत ही आसान हो गया। देखिए कैसे, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। 1 2 3 4 5, मैं केवल 5 तक बनाऊंगा। -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर भी बनाना ही पड़ेगा। ये चीज देखिए होता क्या है, कम या यहाँ पर क्या है जो x से कम या उसके बराबर होता है, तो इसमें सिंपल वैल्यू होता क्या है इस प्रकार से। ठीक, और ये यहाँ जाएगा तो ये फुलफिल हो जाएगा, फिर ये खाली, फिर उसके बाद 3 पर जाएगा तो ये फुलफिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये खाली, फिर ऊपर जाएगा तो ये फुलफिल होगा, और फिर ये यहाँ का खाली। ठीक है, ये चीज होता है। जैसे है क्या, इसको समझिए। अगर मान लीजिए जो अपने से हमेशा किसको देता है, कम को ही वैल्यू देता है, हमेशा अपने से कम को वैल्यू को देता है, और फिर उसके बाद ये रहता है क्या है, खाली। ठीक, ये चीज हो गया। और यहाँ से देखिए है क्या, थोड़ा सा हमको एक चीज इसको लेकर यहाँ से बनाना चाहिए था, थोड़ा बढ़िया लगता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए, पहले थोड़ा सा हम समझा दें, अभी खुद आप बना लेंगे। जैसे अगर हम ले लें कितना, मान के चलिए 0.9 0.8, तो ये करता क्या है, ये हमेशा पूर्णांक में भेजता है। कोई भी नंबर है हमेशा किस में भेजता है, पूर्णांक में, इंटीजर में भेजता है, और वो भी किस में, अपने से कम में भेजता है। जो भी वैल्यू है, जैसे 0.5 तो अपने से कम में पूर्णांक किसका हो जाएगा, 0। इसलिए यहाँ पर ये समस्त वैल्यू पर यहाँ पर कहाँ भेजेगा, ये इस तरफ भेजेगा, 0 की तरफ। ओके, 0 की तरफ भेजेगा, और ये नंबर थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा खाली। ओके, सिंपल। क्यों, अगर 0.9 भी है तो भी कहाँ भेजेगा, 0 पर भेजेगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर जब 1 के बाद लेंगे आप, 1.9 तक लेंगे तो ये समस्त बिंदुओं को कहाँ भेजेगा, 0 पर भेजेगा। उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर आएंगे 2 वाले पर, तो ये समस्त बिंदुओं को कहाँ भेजेगा, 2 पर भेजेगा। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये भेजेगा समस्त बिंदुओं को यहाँ पर, और ये रहेगा तो यहाँ पर। ठीक, ये इसका डायग्राम बन गया। उसी प्रकार से जब यहाँ पर आएंगे, आप मान लीजिए कम को वैल्यू को भेजता है, तो इधर आएंगे तो ये चीज हो गया खाली, फिर उसके बाद इसको फुलफिल करेगा। अब जैसे 1 2 मान लीजिएगा अपना, 3 इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से। एक और बना दें, ये चीज, ये चीज। ठीक, ये डायग्राम आप लोगों का बन गया। हमको करना क्या है, इसी चीज को डिफाइन करना। अब देखिए आप लोग समझिएगा, जैसे ये क्या करता है, प्रत्येक जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर को भेजता कहाँ है, कोई भी नंबर रहे सभी नंबर को ये भेजता है कहाँ पर, किसी भी पूर्णांक में। अब किसी भी पूर्णांक का क्या मतलब हुआ, जैसे जो वैल्यू हमने लिखा, कोशिश इसका ये रहता है कि वो कोई भी वैल्यू लिखे वो अपने से कम यानी उस नंबर से कम वाले पूर्णांक में भेज देता है। जैसे हमने कहा 2.5, ये कहाँ भेजेगा, ये अपने आप इसको भेजेगा 2 में।
2.9, अभी 2.9 भले से ही है, ये कहाँ भेजेगा, ये भेजेगा 2 में, क्योंकि अपने से कम में भेजता है, 3 में नहीं भेज सकता है। अगर यही आप पूर्णांक ले लें 3, तो भाई 3 होगा ही होगा। अगर आप 3.9 ले लें तो क्या होगा, आप कहेंगे सिंपल 3 होगा। अगर आप 4.9 ले लें तो कितना होगा, 4 होगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आइए -0.5 में लें तो आप लोग कहेंगे 0 हो जाएगा, 0 बोल सकते हैं ना, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 तो ज्यादा है, जैसे निगेटिव में वैल्यू उल्टा चलता है ना। हम बोले कि 0.5 लिए तो 0.5 ये कम क्या करेगा, ये कम करेगा 1 की तरफ, निगेटिव में 1 की तरफ कम करेगा। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर निगेटिव में कोई नंबर है, हम बोले कि अब जैसे मान लीजिए -5 -3, आप कहें, आपसे अगर हम पूछे कि इसमें छोटी नंबर कौन सी है, तो सिंपल -5 छोटी है। उसी प्रकार से 0.5 को हमको छोटे में ले जाना है, तो छोटे में -1 आएगा, ना कि 0 आएगा। इसलिए ये कहाँ पर भेजेगा, इसको -1 की तरफ भेजेगा। ठीक, ये चीज हो गई। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 2 कंडीशन बना सकते हैं। वैसे अगर आपको मान लीजिए एक ही कंडीशन में सॉल्व करना है तो एक ही कंडीशन में सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों कंडीशन है क्या, समझिए ध्यान से। अगर हम आपसे ये बोले कि 2 कंडीशन इसमें बना दें, पहला मान लीजिए हम इसमें कितना दशा बना दे रहे हैं, 2। पहला मान लेते हैं हम D1 है, D1 को हम ये मान लेते हैं कि C जो है, ध्यान से समझिएगा, C जो है एक इंटीजर ही मानते हैं, पूर्णांक मानते हैं, लेकिन वो क्या है कि अब जैसे पूर्णांक अगर हमने C को माना कि पूर्णांक है ये, ठीक, तो इसमें कौन से नंबर आएगा, आप कहेंगे 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 इस प्रकार से नंबर आएंगे। तो एक कंडीशन हम इसको मान लेते हैं। अगर इस पर वैल्यू को देखेंगे इस कंडीशन में, तो ये बताइए संतत होगा कि नहीं, आप बताइए। अगर इस कंडीशन पर हम लेते हैं तो संतत होगा या नहीं, तो आप सिंपल कहेंगे। अगर हम संतत की बात करें, मान लीजिए हम 2 पर करते हैं, तो 2 पर हम ये देख रहे हैं कि 2 पर यहाँ पर है। ओके, कोई भी अगर हम फंक्शन लिए हैं, मान लीजिए हमने 2 को ले लिया कि हम 2 पर जांच करेंगे, तो जब जैसे ही हम 2 पर जांच करेंगे, इसका LHS और RHL, LHL और RHL, LHL जब हम इधर से कोशिश करेंगे, इधर से ट्राई करेंगे, हमको मान लीजिए ये 2 का बॉर्डर है, हमको यहाँ पर पहुंचना है, तो कुछ भी हम कर लें। और दूसरा कंडीशन क्या है, इधर से अप्रोच करेंगे। अगर मैं LHL इधर से अप्रोच कर रहा हूँ तो कितनों कोशिश कर लूँ 1.99999 इतना तक पहुंच जाए, तो भी ये वैल्यू किसको लाएगा, ये वैल्यू 1 को ला देगा। और इधर मान लीजिए हम कितनों कम करें तो 2.01, भाई कुछ भी हम करेंगे, तो मान के यही मैं चलता हूँ कि बहुत अगर मिनिमम करता हूँ तो 2.00001 किया अगर, तो ये वैल्यू कहाँ पर भेजेगा, 2 में भेजेगा। महत्तम पूर्णांक फलन यही तो होता है, अपने से कम में पूर्णांक में फेंक देता है वैल्यू को। तो ये बताइए, अगर यहाँ पर 1.99999 ले लिए तो भी वैल्यू कहाँ ले जाएगा, महत्तम, इसका जो इससे स्मॉलेस्ट इंटीजर है 1 पर, यहाँ पर पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पर लेते हैं तो 2 पे पहुंचाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके, अगर मैं पूर्णांक को वैल्यू को लेता हूँ, ठीक है, पूर्णांक वैल्यू को, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका LHL बराबर नहीं है RHL के, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सीमा का अस्तित्व नहीं है। आया समझ में, पहला कंडीशन हो सकता है ऐसा। आप लोग नहीं अगर मन करेगा 2 कंडीशन बनाने का, एक ही कंडीशन बना देंगे अगर डायरेक्टली यही वाला, तो भी आप लोगों का सही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर जो है, बस आपको ये देखना है कि LHS RHL LHL RHL निकाले हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाले हैं या नहीं। तो आप सिंपल एक ही कंडीशन बना सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अभी आप दूसरे कंडीशन को छोड़ भी सकते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ समझिए। जैसे जो दूसरा कंडीशन है आप लोगों का, दूसरा कंडीशन आप ये कर सकते हैं कि सभी दशमलव नंबर को पुट कर लें। किस नंबर को, दशमलव, जैसे 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6, यानी हम नंबर तो लें लेकिन किसी दशमलव नंबर को ले। तो ये बताइए, अगर मैं किसी दशमलव नंबर को लेता हूँ, यानी मैं सिंपल यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हाँ, हम C पर तो जांच कर रहे हैं, लेकिन C एक ऐसी वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है जो पूर्णांक नहीं है, जो
पूर्णांक नहीं है। ध्यान से समझिएगा। ये बताइए अगर कोई नंबर है जो पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा। आप कहेंगे अगर पूर्णांक नहीं है तो सिंपल काम क्या हो जाएगा, 1.2 है तो 1 में भेजेगा, 1.3 है 1 में, 1.4 है 1 में, 1.5 है 1, 1.6 है 1, 1.9 है 1। यानी हम किसी भी डायरेक्शन से अगर अप्रोचिंग का काम कर रहे हैं, अब ऐसे नंबर पर जो पूर्णांक नहीं है तो अपने आप वो कहाँ जाएगा, वैल्यू 1 पर जाएगा। अगर 1 से रिलेटेड कर रहे हैं तो ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए 2 कंडीशन बनाए, पहला C एक वास्तविक नंबर है जो कि पूर्णांक है। पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन हम बनाए कि हम सांतत्ता की जांच तो करेंगे, ठीक है। C एक वास्तविक संख्या, C एक वास्तविक संख्या, ठीक है, जो पूर्णांक है, जो पूर्णांक है, पहला केस। दूसरा केस हम इसमें बना सकते हैं, C एक वास्तविक संख्या तो है, C एक वास्तविक संख्या तो है, वास्तविक संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, नहीं है। हम 2 केस बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अधिकतम जगह पर केवल और केवल एक ही पूर्णांक को बताया जाता है, ठीक है। तो आप एक ही केस को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं क्यों एक ही को लिया जाता है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, हम देखिए हमको ये बोला क्वेश्चन में कि इसके जितने भी असंतत बिंदु हैं, असंतत बिंदु हमको उसी को लेना है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर ले लिया इसको, वास्तविक संख्या तो है जो पूर्णांक नहीं है, तो इस केस में फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इस केस में फलन संतत हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, बताते हैं कैसे। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम कि हमने 1.3 पर जांच करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। हमने 1.3 पर जांच करना स्टार्ट कर दिया, होगा क्या, जब मैं इधर से अप्रोच करूंगा तो 1.299999 इस प्रकार से, जब मैं इधर से अप्रोच करूंगा 1.3, हाँ 0.000000001, मान लीजिए इतना तक, इतना छोटी नंबर ले लिए, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा दिए, तो दोनों केस में वैल्यू को कहाँ पर ले आएगा, 1 पर ले आएगा। और खुद देखिए इसका LHL RHL दोनों बराबर हुए, आप कहेंगे बिल्कुल। और जब हम फलन की वैल्यू लेंगे, जब हम फलन की वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ ये 1.3 को कहाँ भेजेगा, सिंपल 1 में भेजेगा। यानी हम बोल देंगे कि LHL RHL और f(x) तीनों के तीनों अपने बराबर हो जा रहे हैं। इसलिए इस चीज पर, यानी C एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि अपना फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। लेकिन हमको असंतत बिंदु चाहिए, इसलिए हम ऐसे नंबर को लेंगे C एक वास्तविक संख्या जो कि पूर्णांक है। आया समझ में कि क्यों हम इसी को लेंगे, यहाँ पर संतत हो जाएगा, हमको असंतत बिंदु को पूछा है। तो आप असंतत बिंदु को लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा हम इस चीज को डिफाइन पहला मिटाते हैं। ये केस, इस केस में फलन संतत होगा, आप लोग समझ लिए ना कैसे। अब आते हैं अपने मेन केस पर, ध्यान से समझिए। हम यहाँ पर लिखेंगे कि कहाँ गए ये चीज है, f(x) इक्वल टू, इस चीज को भी आप मिटा सकते हैं क्योंकि हम समझ गए वाली बात कि हमको एक ही जांच करना है। देखिए f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहां पर हम लिखेंगे कि x बराबर C पर जांच करने पर जहां C एक वास्तविक संख्या है, C एक वास्तविक संख्या है, लेकिन C एक वास्तविक संख्या है और पूर्णांक है। और क्या चीज है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक नहीं रहेगा तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत ये संतत आने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख लिया। अब हमको LHL और RHL यही 2 केस समझना है। फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऊपर चला जाएगा, अभी बता दे रहे हैं भी। तो जब हम LHL में चलेंगे क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू C माइनस f ऑफ x, ओके, C माइनस f ऑफ x। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, देखिए लिमिट, और माना x बराबर C माइनस h, h टेंड्स करेगा 0 की तरफ, यही केस अपना चलेगा। और x टेंड्स टू C माइनस f ऑफ x की जगह हमने इसको उतार लिया। तो अब हम लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसके जगह जब हम C माइनस h को पुट करेंगे, तो अब आप खुद बताइए क्या चीज आएगा। अब दिमाग लगा कर बताइए,
जब हमने इस चीज को पुट कर दिया c माइनस एच, यानी हम किसी भी, अगर मान लीजिए एक कोई सा भी हम इंटीजर लेकर समझते हैं, जैसे हम 2 की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, 2 की, हमको 2 पर अप्रोच करना है यहाँ पर, ओके, ध्यान से एकदम समझिएगा, हमको इस चीज पर अप्रोच करना है। हमारे पर 2 कंडीशन, एक हम इधर से करेंगे अप्रोच तो LHL होगा, एक मैं इधर से अप्रोच करूंगा तो RHL होगा, ओके। जब मैं LHL तरफ से यानी लेफ्ट हैंड से अगर अप्रोच कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कितनों भी हम कोशिश कर लें इस पर तो डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते। अगर इससे वैल्यू कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे डायरेक्ट यहाँ से निकल सकता है कि c माइनस 1 पर भेज देगा। नहीं समझे c माइनस 1 कैसे आया, आप कहेंगे जब h का मान 0 रखे तो c माइनस 1 कैसे आ गया। समझिए, अगर यहाँ पर जब हम थोड़ा ध्यान से देखें, इस पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, मान लीजिए ये 2 पर है, हमको यहाँ पहुंचना है तो हम क्या कर सकते हैं 1.999999, लेकिन वो भेजेगा कहाँ, वो भेजेगा 1 पर। भाई अगर इस तरह से हम पहुंच रहे हैं तो यहीं पर तो पहुंचेंगे, और ये भेजेगा कहाँ 1 पर, इसलिए एफ ऑफ सी जब हम LHL से चलेंगे तो c माइनस 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, ओके। क्यों, क्योंकि जब हम कितनों भी अप्रोच कर ले लेकिन वो पहुंचा कहाँ है 1.999 पर, और वो हमेशा महत्तम पूर्णांक फलन अपने से कम वाले पूर्णांक पर भेजता है, इसलिए यहां से आ गया c माइनस 1। अब समझिए, लेकिन जब RHL में चलेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पर इसको लगा दिए, और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये प्लस है, h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर आ जाएगा c प्लस h, और ये भाई h को हम कितनों वैल्यू रख ले, 0 रखे, कुछ भी रखे, कुछ भी रखे, तो ये हमेशा कहाँ पर भेजेगा 2 पर, यानी f ऑफ c होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा c। आया समझ में। यही दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो हम लिख देंगे कि चूंकि सिंस LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए फलन x बराबर c पर संतत नहीं है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसके पूर्णांक फलन के असंतत के समस्त बिंदुओं को लिखिए, तो आप लिख देंगे कि अतः ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, वास्तविक संख्या के समस्त बिंदुओं पर, वास्तविक संख्या के समस्त बिंदुओं पर असंतत है, समस्त बिंदुओं पर असंतत है। ये लिखा सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में बहुत संख्या आ जाते हैं और सब पर असंतत नहीं है, तो आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। वास्तविक संख्या के समस्त बिंदुओं पर असंतत है, जहां या जो केवल पूर्णांक है, जो केवल पूर्णांक है। आया समझ में? यही आप लोगों का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ लिए हैं। हमें लगता है कि बहुत ही अच्छे प्रकार से समझे होंगे अगर थोड़ा ध्यान देकर पढ़े होंगे तो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थोड़ा सा एक मेन टॉपिक है, इसको इरेज करते हैं। टॉपिक क्या है कि संतत फलनों के बीजगणितीय अवलेखन करेंगे। हम देखेंगे कि क्या चीज़ है और कैसे है, क्या चीज़ नहीं है, इसको हम समझेंगे थोड़ा। देखिए, तो इसका टॉपिक है कि संतत फलनों का बीजगणित, संतत फलनों का बीजगणित, संतत फलनों का बीजगणित, यानी बोल सकते हैं हम कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको समझिए। कंटिन्यूअस फंक्शन है बहुत आसान, ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं इसमें यही आपसे रिप्रेजेंट कर बताता है ये कि अगर दो फंक्शन है, दोनों संतत है, ठीक है, दो फंक्शन है, अगर दोनों संतत है तो क्या उनको जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना सभी पर संतत होगा? तो बिल्कुल, ठीक, यही चीज है क्या? ये एक प्रकार से समझिए प्रमेय है, थ्योरम है, थोड़ा सा छोटा सा। प्रमेय नंबर एक, यदि दो फलन f और g संतत फलन है, ठीक है, यदि एकदम यही ठीक से छाप दें, इसमें क्या लिखा है कि f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं। मान लीजिए लिखा है इसमें, यदि
दो फलन एफ तथा जी ऐसे वास्तविक फलन है, ऐसे वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन होना चाहिए भाई, वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या c के लिए, जो एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत है, तो c के लिए संतत है या तब या तो पहला f प्लस जी c पर संतत होगा, x बराबर c पर संतत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, संतत है किस f प्लस जी, दूसरा f माइनस जी भी x बराबर c पर संतत है, तीसरा f इंटू जी भी x बराबर c पर संतत है, चौथा f बाई जी और x बराबर c पर संतत है लेकिन जी ऑफ एक्स बराबर नहीं होना चाहिए जी, ठीक, जी एफ सी, क्योंकि हम सी पर देख रहे हैं ना, जी एफ सी बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये था आप लोगों का थ्योरम नंबर 1, जो कि बहुत इजी था, सिंपल कम भाई। जैसे कुछ चीज़ें होते हैं कि जोड़ने पर घटाने पर नहीं होती है, जैसे हम आपको ये बताएं, अगर कोई मान लीजिए एक इंटीजर है, यानी इंटीजर मतलब पूर्णांक, अगर कोई पूर्णांक है, हम कहें अगर पूर्णांक का कोई नंबर ले लें 2 3, तो इन दोनों को हम अगर जोड़ते हैं, कोई भी पूर्णांक को अगर मैं जोड़ता हूं तो आप कहेंगे हाँ पूर्णांक ही मिलता है, ठीक है, कोई जोड़ते हैं तो पूर्णांक मिलता है, ओके। अगर मैं मान लेता हूं कि अगर किसी पूर्णांक को घटाता हूं तो भी हमको पूर्णांक मिलता है ना, जैसे भाई मान लीजिए 2 माइनस 3 किए, -1 मिला, ये भी पूर्णांक है, इसलिए हम बोल देते हैं कि दो पूर्णांक को अगर जोड़े घटाए तो दोनों केस में हमको पूर्णांक ही मिलता है। लेकिन यही अगर मैं नेचुरल नंबर ले लूँ, यानी नेचुरल नंबर मतलब होता है वास्तविक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, अगर कोई प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तब तो भाई हमको ठीक है नेचुरल नंबर मिलेगा, बट अगर वहीं पर मैं घटाता हूं तो हमको नेचुरल नंबर मिलने का चांसेस नहीं है, प्रत्येक केस में नहीं मिलेंगे, किसी मिल जाएंगे, जैसे 3 माइनस 1 कर दे तो 2 हमको मिलेगा, ठीक। तो उसी प्रकार से ये प्रमेय दिया गया है कि अगर दो फलन f और g संतत हैं किसी c पर, किसी d पर, किसी भी पॉइंट पर, तो वो दोनों फलन को अगर आप कंबाइन कर देते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो सभी के सभी उस वैल्यू यानी उस एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत होता है, ठीक। ये आपका थ्योरम था, इसको सिंपल प्रूफ भी किया गया है कि आप लोग इसको कर सकते हैं सिंपल। जैसे देखिए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, मान लीजिए अगर कोई फलन है, ठीक है, इस प्रकार से कि लिमिट x टेंड्स टू c f प्लस, हमको किसको जांच करना है, f प्लस जी, ठीक है, इस चीज को हमको जांच करना है, किस पर जांच करना है, मान लेते हैं कि x का फंक्शन है, c पर जांच करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x टेंड्स टू c, और इसको हम अलग कर देंगे fx प्लस जी एक्स, इस तरह हो गया। c पर हमको अलग अलग कर दें अगर, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x, यहाँ से आ जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और नहीं c आएगा, c और c, f ऑफ c और g ऑफ c, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, c को अगर कॉमन ले लें तो f प्लस g और ये आ गया c, यानी f प्लस जी भी c पर क्या चीज है, सिंपल काम हो, एक प्रकार से हम बोलेंगे कि कंटिन्यूअस है, ठीक। यही चीज आप लोगों का थ्योरम है। अब इसमें हमको समझना क्या है, ये चीजें हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हमको समझना है, एक बार हम देख लें कि कितना टाइम हुआ। चलिए एक आध प्रश्न तो बता ही देते हैं, करेंगे क्या आप लोग। देखिए है बहुत आसान प्रश्न, जैसे आप लोग अभी तक क्या पढ़े हैं भाई, सिंपल काम, बहुपद फलन क्या होता है, हमेशा के हमेशा संतत होता है, कल बताए थे, अभी कल के लेक्चर देखिएगा, प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि सिद्ध कीजिए, एग्जाम्पल नंबर कितना है, उदाहरण नंबर 16 सिद्ध कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन
संतत होता है, प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है। इसको आप लोग थोड़ा दिमाग लगा कर कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है केवल। अगर आप परिमेय फलन जानते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है जानते हैं, आप कर ले जाएंगे। ठीक, कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए करना क्या है, सिंपल काम आप क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को पहली बात तो हम लिखते क्या है, पी बाई क्यू। भाई कोई अगर परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के रूप में डिनोट करते हैं, जहाँ क्यू बराबर नहीं हो जीरो। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई क्यू जो है, क्यू किसी वैल्यू पर अगर जीरो हो रहा है, उस वैल्यू को हटा दो, तभी ये एग्जिस्ट ही करेगा, नहीं तो डर जाओ तो एग्जिस्ट हो जाएगा। तो सिंपल काम हम ये मान सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या को हम माने किससे, एफ ऑफ एक्स अगर मानते हैं तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स जीरो के बराबर ना हो, पहली बात। ठीक, ये सिंपल हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है पी ऑफ एक्स, यानी भाई कोई भी अगर बहुपद हुआ, ये सब बहुपद का ही तो हो रहा है, अगर कोई पी ऑफ एक्स का मतलब जो भी पॉलिनोमियल या जो भी बहुपद है किसके वेरिएबल में है, आप कहेंगे एक्स के वेरिएबल यानी एक्स के चर में है, उसी प्रकार से क्यू भी है। ओके, ये चीज हो गया। अब हम सिंपल अपना एक रूल पढ़े हैं। ठीक, पहली बात तो देखिए, एक चीज समझिए, यहां पर कोई भी अगर फंक्शन हुआ, कोई भी बहुपद ऊपर, ठीक, और कोई भी बहुपद नीचे, भाई यही तो हो रहा है यहाँ पर। अगर कोई भी यहाँ पर ऊपर और नीचे दो बहुपद हैं तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि इस बहुपद के यानी नीचे वाले बहुपद के वह सभी मान जिस पर ये बहुपद जीरो होता है उस पर ये फलन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स के उन सभी मानों पर जिन पर जी ऑफ एक्स जीरो होता है, उनको छोड़ करके ये पूरा बहुपद एक क्या हो जाएगा, संतत फलन होगा। कैसे होगा चलिए समझते हैं। जैसे देखिए आप लोग क्या पढ़े हैं, ये चीज पहले तो मेन कंडीशन लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग पढ़े क्या है कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक, आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। तो अब बार बार अगर कहीं ऐसे आया तो हर जगह थोड़ी ना करने पड़ जाएंगे कि ये संतत है, ये संतत है, नहीं, आप लिख देंगे डायरेक्टली कि करेंगे क्या, चलिए तो लिखे हैं, हम जानते हैं, ठीक है, या हम सिद्ध कर चुके हैं, आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। तो लिख देंगे सिंपल काम, हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन पर देखिए एक चीज और, आपको ये नहीं है कि जो मैं ये लिख रहा हूँ वही आप छापिए, आपको अगर दूसरे लैंग्वेज में भी, अभी मैं बता दे रहा हूँ कई लैंग्वेज, आप समझिएगा। प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। ठीक, प्रत्येक बहुपद फलन क्या होता है, संतत होता है, इतना आप सब जानते हैं, किए भी हैं। ओके, फिर आप लिखेंगे कि अतः पी एक्स संतत फलन है और जी ऑफ एक्स भी संतत फलन है। ओके, हमने ये चीज देख लिया, संतत है। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि पी ऑफ एक्स भी संतत, जी ऑफ एक्स भी संतत, और अगर मैं इन दोनों का डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो आप बोल देंगे कि पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स संतत होगा। कब संतत होगा, जब जी ऑफ एक्स के उन सभी मानों के अतिरिक्त या मानों को छोड़कर जिन पर जी ऑफ एक्स जीरो होता है। ओके, ये चीज आप लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं कि तो P ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, जहां g ऑफ x बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। ओके, ये चीज हो गया। अतः आप लिख सकते हैं कि
प्रत्येक परिमेय संख्या यानी प्रत्येक परिमेय फलन एक संतत फलन होता है। ये चीज आपको समझना था, जो कि बहुत ही आसान है। सिंपल काम हमने क्या किया है, सबसे पहला काम हमने एफ ऑफ एक्स के रूप में हमने क्या लिखा, एक पी बाई एक्स यानी पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, यानी दोनों। अब देखिए यहाँ पर आप वाई भी मान सकते हैं, हमने सिंपल वेरिएबल बदला है बस। तो हमने दो लिया, पी ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स। हम ये देख रहे हैं कि कोई भी, अब देखिए कोई भी यहाँ पर हमने बहुपद लें तो हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, और अगर प्रत्येक बहुपद फलन संतत है तो पी ऑफ एक्स चूंकि बहुपद है तो संतत होगा, जी ऑफ एक्स चूंकि बहुपद है तो संतत होगा। अब दोनों के दोनों संतत हो गए। अब ये बताइए, अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं, भाई आप डिवाइड का केस जानते हैं, अगर मान लीजिए 2/3, 5/8, 9/10 कुछ ऐसे लिख दिए, जो भी मन करे, अगर वही हम लिख दें 10/0 तो आप कहेंगे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या किए कि जी ऑफ एक्स के उन सभी मानों को छोड़कर जिन पर पूरा जी ऑफ एक्स 0 होता है उस पर क्या होता है, फलन संतत हो जाएगा। सिंपल काम हमको यही देखना था कि ये किस चीज पर 0 हो रहा है। ये हो गया। अब दोनों को डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, ये जो परिमेय संख्या निकला, परिमेय फलन संतत होगा। ओके, सिंपल काम। ये चीजें हमने यहाँ से देख लिया, बहुत ही आसान था, ज्यादा कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर अब सिंपल काम ये चीज आप लिख सकते हैं। दूसरे लैंग्वेज में आप क्या लिखेंगे कि हमने प्रूव कर चुका है, या फिर हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, इसलिए पी ऑफ एक्स संतत होगा और जी ऑफ एक्स भी संतत होगा। ठीक है, ये चीजें फिर हम लिखेंगे कि चूंकि परिमेय संख्या पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स होता है, जहां पर जी ऑफ एक्स जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तो और जी ऑफ एक्स के उन सभी मानों को हटा देंगे जिनमें जी ऑफ एक्स पूरा फलन क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये चीज आप लिख सकते हैं। ठीक, आसान था। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, साइन फलन के संतत्व पर विचार कीजिए। साइन फलन के संतत्व पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। साइन फलन के संतत्व पर विचार कीजिए। चलिए कीजिए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें अगर आप प्रूव कर लेंगे साइन फलन क्या होता है, संतत होता है, और फिर सेम इसी प्रकार से कॉस को प्रूव कर लेंगे, तो बाद में आप अगर कहीं आपको tan प्रूव करने के लिए आ जाएगा तो लगा देंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फलन साइन और कॉस फंक्शन ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रत्येक टेंजेंट वाला जो होगा साइन कॉस क्या होगा, संतत होगा, लेकिन जो साइन बाई कॉस होगा, कॉस के उन सभी मानों को हटा देंगे जो जिस पर 0 होता है। ये चीज हम कर ले जाएंगे। पहले आप साइन फलन के संतत पर विचार कीजिए। तो आप कहेंगे हम क्या देख सकते हैं, भाई सिंपल काम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अपना फंक्शन हम बना लिए, किस पर बनाए, एक्स पर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी पर भी, अब सी, अब देखिए साइन है तो साइन को हम किसी पर भी मान सकते हैं भाई, या तो हम सी पर प्रूव करें, ए पर करें, डी पर करें, भी आप कोई नंबर तक ले सकते हैं। जिस चीज पर आपको मन करे आप उस चीज पर प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हम स्पेसिफिक नंबर ले रहे हैं तो वो अपना समझ लीजिए पर्टिकुलर केस हो गया भाई, तो उस हम केस को लेकर चलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम कॉमन केस को लेकर चलेंगे कि साइन का अगर आप साइन का ग्राफ बनाए तो देखिए साइन 0 पर 0, पाई 0 पर 90। बताइए कहाँ पर, ये कहीं पर टूटता ही नहीं है। अब आप कहेंगे यहाँ टूट गया, अरे भाई यहाँ भी ऐसे ही होता है। अब बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए, कहीं पर ये टूटने उठने का नाम नहीं लेता है। सेम इसी प्रकार से कॉस का भी होता है, लेकिन tan का ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि x बराबर c पर जांच करने पर, x बराबर c पर सातत्यता की जांच करने पर, सातत्यता की जांच करने पर, ये बताइए x बराबर c पर अगर हम सातत्यता की जांच कर रहे हैं तो होगा क्या। सिंपल का आप ये कहेंगे कि भाई अगर लिमिट LHL लें RHL लें दोनों सेम आएगा, इसलिए आप डायरेक्टली लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। ओके, फिर लिखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू c,
फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। अब आप लिखेंगे क्या, लिमिट, फिर उसके बाद इसमें क्या कीजिए, एक्स प्लस सी कीजिए, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एक्स टेंस टू सी, और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स प्लस सी यहाँ से हम इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल काम, आप एक्स सी पर जांच कर रहे हैं तो इसको आप लोग ये पुट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स जो है, जैसे देखिए सी प्लस एच भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्स की जगह सी पुट कर देंगे तो एच टेंस टू जीरो होने लगेगा। अब भाई यहाँ पर अगर एच टेंस टू जीरो की तरफ जा रहा है तो एक्स सी की तरफ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप इस चीज को लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक्स की जगह सी करेंगे तो सी प्लस एच, और यहाँ से हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, ठीक। सिंपल काम हमने क्या किया, लिमिट एक्स टेंस टू सी पर हम कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स एक्स टेंस टू सी पर कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन एक्स की जगह हम रख देंगे एक्स बराबर सी प्लस एच, ठीक। ये चीज आ गया। फिर उसके बाद आप करेंगे क्या, सिंपल काम, चलिए कीजिए। सिंपल काम आपको क्या करना है, इसको पहले तोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि अगर एच को जीरो रख देंगे तो डायरेक्ट वही साइन सी मिल जाएगा। तो साइन एक्स प्लस वाई का एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप करेंगे क्या, सिंपल काम, अब तोड़िए, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एक्स प्लस साइन सी प्लस एच, तो साइन एक्स यानी साइन सी, कॉस एच प्लस कॉस एक्स तो कॉस सी, और साइन एच, ये चीजें यहाँ से आ गई। अब आप एच की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही एच की पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, कॉस एच यानी कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन सी, सी की जगह नहीं कुछ पुट करना है, प्लस देखिए, और एच का जीरो तो साइन जीरो का मान 0, इसलिए खत्म, तो यहाँ से बचा क्या, साइन सी। हमें लगता है कि इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगा। सिंपल काम हमने क्या किया, x बराबर सी पर हम जांच कर रहे थे, तो जब x बराबर सी पर हम जांच कर रहे थे तो हमने सिंपल यहाँ क्या किया, देखिए सी पर जांच कर रहे थे तो x था, ठीक है, x की जगह हम सी पुट कर दिया, भाई सी पर जांच कर रहे हैं तो सी पर ही करेंगे, और h की सी प्लस एच इसको लिख दिया, x को हम मान लिए कि सी प्लस एच है, ताकि h अब जैसे जैसे h जीरो की तरफ जाएगा तो x अपना जो है वो c की तरफ टेंस करेगा, इसलिए यहाँ पर आ गया साइन सी। फिर हम क्या करेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, तो f ऑफ c इक्वल टू साइन सी, ये चीज आ गया। हम लिख सकते हैं कि चूंकि लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c, इसलिए साइन एक्स फलन x बराबर c पर संतत है। ओके, सिंपल काम हमने यहाँ से कर लिया। अब देखिए x बराबर c पर संतत हमने निकाल लिया, उसके बाद सिमिलरली इसी प्रकार से आप लोग कॉस का कीजिएगा, कॉस फलन का करिएगा। सिंपल काम होगा क्या, एकदम ऐसे ही होगा, कॉस का कर लीजिएगा। उसके बाद ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप कॉस फलन को प्रूव कर लेंगे कि ये संतत है। किसी भी आप वेरिएबल पर ले लीजिएगा, यानी किसी भी एक कांस्टेंट नंबर c, a, b, c, d कुछ भी ले लीजिएगा, वहां पर आपको ये जांच करना है कि कॉस फलन संतत होते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। उसके बाद वहां पर कोशिश करेंगे कुछ तगड़ा एग्जाम्पल को लिया जाए ताकि खत्म किया जाए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।